गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। सो जैसा कि जूरिस्प्रूडेंस की डिस्कशन चल रही थी, हम जूरिस्प्रूडेंस की क्लास में आज फोर्थ क्लास में है, दैट इज दिस इज द लास्ट क्लास। अगर आपको चाहिए कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूं डिफरेंट एलएलएम एग्जामिनेशन के, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं एक वीडियो के साथ आऊंगी इन विच आई विल बी डिस्कसिंग विथ ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल पर्सनालिटी एंड लाइबिलिटी। सो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी सा है, बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि एग्जाम पे ऑल्दो दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इजी, बहुत इजी होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको लीगल पर्सनालिटी एंड हॉफिल्ड से क्वेश्चंस मिलने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक यही होता है, हॉफिल्ड एनालिसिस ऑफ राइट्स एंड स्कीम ऑफ जूरल रिलेशन एंड लीगल पर्सनालिटी। इसमें भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो विल स्टार्ट विथ लीगल पर्सनालिटी फर्स्ट। तो देखते हैं, लीगल पर्सनालिटी शुरू करते हैं। तो लीगल पर्सनालिटी में दो टर्म है। पहला, लीगल मतलब एनीथिंग विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, एंड पर्सनालिटी आया है एक लैटिन टर्म पर्सोना से, उसका मतलब होता है पर्सनालिटी। ये एक लैटिन टर्म पर्सोना से आया है। सो सैलमन ने क्या डिफाइन किया है कि अ पर्सन is any being whom law regards as capable of rights and duties। तो यहाँ पर पर्सन का डेफिनेशन सैलमन ने देते हुए कहा है कि ऐसा कोई भी बीइंग, ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग या एनीवन जिसको जिसको लॉ ने ड्यूटी एंड राइट्स दिए हैं, whom law regards as capable of having rights and duties। तो यहाँ पर एनी पर्सन जिसके ऊपर राइट्स एंड ड्यूटीज है बाय लॉ, वो पर्सन के डेफिनेशन में आएगा। एंड काइंड्स क्या क्या है? नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन में कोई भी लिविंग पर्सन आता है, एनी लिविंग पर्सन कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल पर्सन। एंड लीगल पर्सन जिसको बाय लॉ बनाया गया है, जिसका जो एग्जिस्टेंस में आया है बिकॉज ऑफ लॉ, तो उसे हम बोलते हैं लीगल पर्सन। तो ये हो गया डिफरेंट काइंड्स। अब लीगल पर्सनालिटीज के लिए हमें ये 4 पॉइंट्स देखने होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, विच आर एसेंशियल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि किसी भी चीज का लीगल पर्सनालिटी है या नहीं। क्योंकि नेचुरल पर्सन तो लिविंग पर्सन होते हैं, दे हैव राइट्स एंड ड्यूटीज, बट लीगल पर्सन एग्जिस्टेंस में आते हैं बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। वो लॉ के किसी पर्पस की वजह से एग्जिस्टेंस में आते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, चर्च एक्सेट्रा, वो लॉ की वजह से एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो अब कोई भी चीज का लीगल पर्सनालिटी है कि नहीं, वो देखने के लिए हमें 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला है कि उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज है या नहीं, उस जिसकी हम पर्सनालिटी चेक करें कि लीगल पर्सनालिटी है या नहीं, इस एक्स चीज की, इसकी राइट्स एंड ड्यूटीज है कि नहीं, वेदर दिस एक्स कैन विदहोल्ड प्रॉपर्टी और नॉट, इसको सू कर सकते हैं, एंड वेदर इट कैन बी सू और बी सूड। तो ऐसा हो सकता है यानी कि ये भी हम मुझे, अगर इसका राइट्स इन्फ्रिंज होता है तो ये भी मुझे सू कर सके, कोर्ट ले जा सके, एंड अगर इसने मेरा राइट इन्फ्रिंज किया तो मैं भी इसको सू कर सकूं। तो वेदर इट कैन बी सू और बी सूड, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है कि नहीं। तो ये 4 चीजें हमें ध्यान में रखनी है, राइट्स एंड ड्यूटीज, प्रॉपर्टीज विदहोल्ड हो सकता है या नहीं, वेदर इट कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है या नहीं, वो कर सकता है या नहीं, एंड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है या नहीं। तो अब हम कुछ देखते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में कि वहां पर लीगल पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो सबसे पहले एनिमल्स की बात करते हैं। तो अगर एनिमल्स है तो वहां पर एनिमल का एज सच कोई भी लीगल पर्सनालिटी नहीं होता है, क्योंकि कोई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं होती है। ओनर ऑफ एनिमल की होती है राइट्स एंड ड्यूटीज। सो इन केस आपने अगर इस ओनर के कैटल को या ओनर का कोई भी एनिमल है उसको नुकसान पहुंचाया है, तो ये आपसे कंपनसेशन डिमांड करेगा। अगर इस ओनर के एनिमल की वजह से आपका नुकसान हुआ है, एनी रॉन्ग इज कमिटेड, तो उस सिचुएशन में आप किससे डिमांड करोगे? आप इस ओनर से डिमांड करोगे, इसकी ड्यूटी बनेगी, इस एनिमल की नहीं बनेगी। अब जैसे आप फिर बोलोगे कि फिर सलमान खान को क्यों पनिशमेंट मिला जब सलमान खान ने
वो डियर वाला जो केस हुआ था, तो इस सिचुएशन में एनिमल्स इन वाइल्ड आर प्रोटेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी इन जनरल। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो सोसाइटी वहां पे रिस्पॉन्सिबल होती है। वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, अब वहां पे सोसाइटी का इंटरेस्ट आ रहा है, तो सोसाइटी इन जनरल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोई भी अगर इंफ्रिंजमेंट होता है राइट एंड ड्यूटी, अगर वहां पर राइट्स एंड ड्यूटीज कुछ भी होती है, तो उस सिचुएशन में सोसाइटी इन जनरल विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर इवन एनिमल्स इन वाइल्ड आर प्रोटेक्टेड, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी प्रोटेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेड मैन। अब डेड मैन का कोई राइट होता है या नहीं, डेड मैन के कोई राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कि नहीं। सो ये डेड मैन इज नो लॉन्गर अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। एक पर्सन हु डाइड, ठीक है, वो आईज ऑफ लॉ में इज नो लॉन्गर अ लीगल पर्सन, वो पर्सन नहीं होता है इन द आई ऑफ लॉ। अब उसके पास 3 राइट्स होते हैं, प्रॉपर्टी, बॉडी एंड रेपुटेशन के। तो अब अगर मैं बॉडी की बात करूं तो कोई लीगल पर्सनालिटी तो बची नहीं। अब प्रॉपरली उसका क्रिमेशन हो रहा है, लास्ट राइट्स फुलफिल हो रहा है, ये फैमिली का राइट है, फैमिली का राइट है यहाँ पर। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज राइट ऑफ अ डेड मैन। अब जो प्रॉपर्टी होती है डेड मैन की, वो उसके एज या एग्जीक्यूटर्स के पास चली जाती है। एंड व्हेन इट कम्स टू रेपुटेशन, तो एक मैक्सिमम फॉलो करते हैं, डी मॉर्टिस निल निसी बोनम डिसेंडम एस्ट। इसका मतलब होता है नथिंग कैन बी सेड अगेंस्ट द डेड एक्सेप्ट गुड। तो यहाँ पर रेपुटेशन की अगर हम बात करें तो आप डेड को डिफेम नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट डिफेम अ डेड पर्सन, एंड इसके लिए आईपीसी में भी चार्जेस हैं। तो आप मुझे ये बताओगे कि आईपीसी में कहाँ डेड पर्सन के डिफेमेशन के चार्जेस बनते हैं, किस सेक्शन में चार्जेस बनेंगे, किस सेक्शन में बुक होगा अगर इफ आई कमिटेड डेफेमेशन ऑफ अ डेड पर्सन, ये आप मुझे बताओ, ठीक है। एंड तब तक मैं आपको एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि ये डेफेमेशन अगर कमिट हुआ है तो यहाँ पे चार्जेस क्यों बनते हैं, क्योंकि फैमिली वालों का राइट्स वायलेट होता है, जो इसके फैमिली वाले हैं, एज है, इनका राइट्स वायलेट होता है। क्योंकि अगर मैं इसके रेपुटेशन को डिफेम करूंगी तो अल्टीमेटली इनका रेपुटेशन भी डिफेम होगा, तो यहाँ पर इनका राइट्स वायलेट होता है। सो एज सच डेड मैन का कोई भी लीगल पर्सनालिटी नहीं होता, इट इज द फैमिली मेंबर्स जो हु आर लेफ्ट बिहाइंड, उनका लीगल राइट्स होता है। अ डेड मैन हैज नो राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अनबॉर्न पर्सन। तो अनबॉर्न पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन। अनबॉर्न पर्सन को हम लीगल पर्सन कहते हैं, एंड इसका ओनरशिप इज कंटिंजेंट ऑन द पर्सन बीइंग बॉर्न अलाइव। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी इस अनबॉर्न पर्सन में वेस्ट हो रही है कि नहीं, ये कंटिंजेंट किस फैक्टर पे होता है, यहाँ पर क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट होता है कि ये अनबॉर्न पर्सन इज बीइंग बॉर्न अलाइव। तो अगर दिस पर्सन इज नॉट बीइंग बॉर्न अलाइव, तो उस सिचुएशन में वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, ये जो इसका लीगल पर्सनालिटी है ये वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि अगर ये पर्सन, मान लो 1 मिनट के लिए भी, इफ द पर्सन इज बॉर्न, ठीक है, इफ द पर्सन इज बॉर्न इवन फॉर अ मिनट, तो भी यहाँ पर लीगल पर्सनालिटी कॉन्फर हो जाएगी, ये जो ओनरशिप है ये ट्रांसफर हो जाएगा, इवन इफ द पर्सन इज बॉर्न अलाइव फॉर अ मिनट। एंड उसके बाद भी अगर डेथ होता है तो हम कंसिडर करेंगे कि ये एक वैलिड लीगल पर्सन है। तो यहाँ पर कंटिंजेंसी किस पर होती है कि ये अनबॉर्न पर्सन इज बॉर्न अलाइव। ये हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने देखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वहां पर अनबॉर्न पर्सन को भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यहाँ ये इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस अनबॉर्न पर्सन बीइंग कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन, तो इसे हम लीगल पर्सन कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं आइडल की। आइडल का मतलब कोई भी मूर्ति अगर मंदिर में रखी है तो क्या, या फिर कोई स्टैचू है तो क्या उनका कोई लीगल राइट्स होता है, क्या वो लीगल पर्सन होते हैं। तो हम यहाँ पर आइडल्स को जूरिस्टिक पर्सन कंसिडर करते हैं, एंड दे आर केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी। जैसा हमने देखा इंडिया में इतने बड़े बड़े मंदिर है, एंड मंदिर के अपने खुद के प्रॉपर्टीज होते हैं, द आइडल दे होल्ड प्रॉपर्टीज। तो वहां पर यहाँ पर ये है कि आइडल को हम जूरिस्टिक पर्सन कंसिडर करते हैं, आइडल इज केपेबल ऑफ
होल्डिंग प्रॉपर्टी, बट ये आइडल को हम एज अ माइनर ट्रीट करते हैं। तो आइडल अब खुद से तो कोई डिसीजन ले नहीं पाएगा क्योंकि हम उसे माइनर ट्रीट करते हैं। अब उनका गार्जियन कौन होता है, पुजारी या समवन एल्स हु एक्ट्स ऑन देयर बिहाफ, उनको हम एज अ लीगल गार्जियन ऑफ दिस आइडल ट्रीट करते हैं। तो ये हो गए माइनर, वी कंसिडर आइडल एज माइनर, एंड इनके गार्जियन हो जाते हैं पुजारी या कोई भी पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस सोमनाथ दास, ये 2000 का केस है। इस केस में ये कहा गया था कि गुरु ग्रंथ साहिब को लीगल पर्सन कंसिडर किया गया था और ये कहा गया था कि इट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी। गुरु ग्रंथ साहिब इज केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। सो अगर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की मैं बात करूं तो ये कंपनी लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, इन दोनों के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी लीगल पर्सन होता है या नहीं, किस सिचुएशन में होता है, डिफरेंट थ्योरीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर पर्सनालिटी से क्वेश्चन आएगा तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से ही क्वेश्चंस आए। तो हमें अच्छे से समझना है कि डिफरेंट थ्योरीज क्या है एंड कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में कॉर्प का मतलब होता है, जो टर्म कॉर्प है ये डिराइव हुआ है कॉर्पस से, जिसका मतलब होता है बॉडी, एंड कॉर्पोरेट मतलब होता है अ बॉडी ऑफ पर्संस। तो डिफरेंट पर्संस मिलकर एक सिंगल कॉमन बॉडी बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज में डिफरेंट काइंड्स क्या होते हैं। तो पहला है कॉर्पोरेट एग्रीगेट एंड नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सोल। तो कॉर्पोरेट एग्रीगेट मतलब अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी इज गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन हु बिकम यूनाइटेड टू अकम्प्लिश टास्क एंड पर्पस। तो इसको एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। सपोज डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, इन लोगों को मिला करके, ये जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं इन सबको मिला करके हमने एक टर्म दे दिया एक्स कंपनी। तो ये हो गया कॉर्पोरेट एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट, ये हो गया कॉर्पोरेट एग्रीगेट की डिफरेंट लीगल पर्सनालिटीज। ये अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी इज गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन। तो ग्रुप या कलेक्शन ऑफ पर्सन को हमने एक डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी दे दी जो यूनाइट हुए हैं किस वजह से, टू अकम्प्लिश अ टास्क और पर्पस। तो कोई भी टास्क या पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए दे यूनाइटेड, दे बिकम यूनाइटेड। तो यहाँ पर इसको हमने एक कॉरपोरेशन का नाम दे दिया, जैसे कि गूगल, पेप्सी या कोई भी। तो इस तरह से वहां पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, सबका एक मोटो है। अब वो मोटो हमने तो उन सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को कह दिया कि आप गूगल हो या फिर आप पेप्सी हो। आप गूगल या उस कॉरपोरेशन को हमने गूगल या पेप्सी का नाम दे दिया। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सोल। तो इट हैज अ सिंगल ऑफिस ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल नेचुरल पर्सन। तो जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, कैग का ऑफिस। तो ये ऑफिस कभी एंड नहीं होता है। इवन दो प्राइम मिनिस्टर हमारे चेंज होते जा रहे हैं, वी हैव नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो चेंज हो रहे हैं, बट स्टिल ऑफिस रिमेन्स। तो यहाँ पर persons come and go, person may come and go, but the office will remain, the office will remain। तो ये होता है corporate soul कि it has a single office occupied by a single natural person, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर या कैग का ऑफिस। तो ये ऑफिस चलेगा और एक नेचुरल पर्सन आकर के ऑक्यूपाई करेगा। सपोज दैट पर्सन रिटायर्ड या उसकी डेथ हो गई है, तो उस सिचुएशन में अनदर नेचुरल पर्सन विल कम एंड ऑक्यूपाई दिस ऑफिस। सो दिस ऑफिस विल रिमेन, जस्ट द पर्सन विल चेंज। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट काइंड्स। अब हम अगर फीचर्स की बात करें कि फीचर्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के, तो सबसे पहला कि ये आर्टिफिशियल या फिक्टिशियस पर्सन होता है विच इज मेड अप ऑफ ग्रुप और सीरीज ऑफ पर्संस एंड नेचुरल पर्सन एज इट्स मेंबर्स। तो ये एक आर्टिफिशियल या फिक्टिशियस पर्सन होता है एंड इसके मेंबर्स होते हैं नेचुरल पर्संस या लिविंग पर्संस, एक ग्रुप ऑफ पर्सन जिन्होंने मिलकर इसको बनाया होता है, कॉर्पोरेशन को बनाया होता है। अब कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी ओन कर सकता है और उसके राइट्स एंड ड्यूटीज भी होते हैं। तो ये अगेन अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है कि सबसे पहले तो इसका आर्टिफिशियल एंड फिक्टिशियस एग्जिस्टेंस होता है, इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इट इज हैविंग राइट्स एंड ड्यूटीज जो हमने पढ़ा है।
देन ये इट डज नॉट डाई द वे अ नेचुरल पर्सन डाई। तो यहाँ पर डेथ ऑफ कॉर्पोरेशन हैपेंस थ्रू वाइंडिंग अप, जिसका एक लीगल प्रोसीजर पूरा मेंशन्ड है। तो ये नेचुरल डेथ नहीं होती है कॉर्पोरेशंस की, एक लीगल प्रोसीजर से डेथ होती है। एंड लास्ट, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो उसकी अपने मेंबर्स से एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होती है। कॉर्पोरेशन एंड द मेंबर्स हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। सो एक कॉर्पोरेशन अपने मेंबर्स से डिफरेंट होता है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिमिटेड लाइबिलिटी का, कि लाइबिलिटी लिमिट होती है यहाँ पर मेंबर्स की लाइबिलिटी और कॉर्पोरेशन की लाइबिलिटी अलग अलग होती है। तो ये कुछ एक फीचर्स होते हैं कॉर्पोरेशन के, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज कि कुछ थ्योरीज होती हैं जिससे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के बारे में जिसने डिस्कस किया है कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी लीगल होती है या नहीं। सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट थ्योरी, दैट इज फिक्शन थ्योरी। तो फिक्शन थ्योरी का कहना है कि कोई भी एंटिटी अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन, उसको लीगल पर्सनालिटी थ्रू फिक्शन मिली है। कोई भी एंटिटी ह्यूमन बींग्स के अलावा उसको जो भी लीगल पर्सनालिटी ये मिली है, लीगल पर्सनालिटी मिली है, ये फिक्शन की वजह से मिली है, थ्रू अ फिक्शन। ये हमारा सोचा हुआ एक फिक्शन है, इसके वजह से उनको मिला है। एंड ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैलोमन वर्सेस सैलोमन का केस। ये आपको पता होगा, यहाँ पर हुआ था कि एक कॉर्पोरेट बॉडी हैज इट्स ओन रियलिटी और कैरेक्टर इंडिपेंडेंट एंड अनमिस्टेकेबल फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल। तो यहाँ पर सैलोमन अपनी कंपनी में क्रेडिटर भी थे और वो कंपनी के ओनर भी थे। तो जब कंपनी वाइंड अप होने लगी तो उस समय सबसे ज्यादा स्टेक इन्हीं का आया कि सिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो जब मैटर कोर्ट पहुंचा, बाकी क्रेडिटर्स ने इस पे ऑब्जेक्शन किया, मैटर कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया, फिक्शन थ्योरी को यूज करते हुए कहा कि एक इंडिविजुअल का अपने कंपनी से डिफरेंट एग्जिस्टेंस होता है। A corporate body has its own reality and character independent and unmistakable from its individual। तो यहाँ पर सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था। नेक्स्ट थ्योरी इज कंसेशन थ्योरी। ये बहुत सिमिलर है फिक्शन थ्योरी से, इसमें बस एक ही पॉइंट ऐड होता है कि जो फिक्शनल पर्सनालिटी दी गई ना, ये ह्यूमन बीइंग के कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग को एक जो फिक्शनल पर्सनालिटी दी, ये कौन देता है? ये देता है स्टेट। सिर्फ स्टेट के पास पावर है कि वो ये फिक्शनल पर्सनालिटी दे सके। ओनली स्टेट इज हैविंग द पावर टू कॉन्फर दिस फिक्शनल पर्सनालिटी ऑन कॉर्पोरेशन। तो ये कंसेशन थ्योरी में बस यही एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये फिक्शनल थ्योरी को सपोर्ट ही करता है। और इन दोनों थ्योरीज को प्रपाउंड करते थे, सपोर्ट करते थे सैवजनी, सैलमन, ब्लैकस्टोन एंड डाइसी। तो ये इन दोनों थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं, फिक्शन थ्योरी एंड कंसेशन थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी जो है दैट इज पर्पस थ्योरी। तो पर्पस थ्योरी थोड़ा डिफरेंट बात करता है। ये कहता है कि लीगल पर्सनालिटी सिर्फ ह्यूमंस की होती है, ओनली ह्यूमन बीइंग इज केपेबल ऑफ हैविंग लीगल पर्सनालिटी एंड juristic persons are just subjectless property which are meant for certain purposes only। उनकी कोई लीगल पर्सनालिटी नहीं होती, juristic persons का कोई भी लीगल पर्सनालिटी नहीं होता, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ हैविंग अ लीगल पर्सनालिटी। ये जूरिस्टिक पर्सन क्या होते हैं? ये एक सब्जेक्टलेस प्रॉपर्टी होती है जिनको किसी पर्पस के लिए ही दे आर इन एग्जिस्टेंस, रेस्ट इनका कोई भी लीगल पर्सनालिटी नहीं होता। और इसके सपोर्टर्स थे E.I. बेकर एंड डेमिलिस, ये दो इनके पर्पस थ्योरी के सपोर्टर थे। नेक्स्ट थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ब्रैकेट थ्योरी या सिंबलिस्ट थ्योरी। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर ऑफ मेंबर्स एंड नॉट ऑफ कॉर्पोरेशन एंड फॉर आवर कन्वीनियंस वी पुट अ ब्रैकेट अराउंड देम एंड कॉल देम कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इन मेंबर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज होती है। ये जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज की हम बात कर रहे हैं वो इन मेंबर्स की होती है, पर से कॉर्पोरेशन की अपनी कोई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं होती है। बस हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने एक ब्रैकेट लगा दिया है इनके अराउंड और उसके बाद कहा है कि ये कॉर्पोरेशन है, बट इन रियलिटी ये राइट्स एंड ड्यूटीज सारे के सारे मेंबर्स की होती है, कॉर्पोरेशन की पर से कुछ भी नहीं होती है। तो ये है ब्रैकेट थ्योरी। एंड सिंबलिस्ट थ्योरी में भी सेम चीज है कि ब्रैकेट की जगह हमने एक सिंबल यूज कर लिया, जैसे कि हम उन्हें पेप्सी नाम से बोलेंगे या हम उन्हें गूगल नाम से बोलेंगे, तो ये एक सिंबल हमने उनको दे दिया। ये कॉर्पोरेशन की जगह हमने उनको एक सिंबल दे दिया कि ये आपका सिंबल है। सो ये थ्योरी
बेसिकली इस बारे में बात करता है कि कोई राइट्स एंड ड्यूटीज कॉरपोरेशन की नहीं है, जस्ट मेंबर्स की। और इसके सपोर्टर थे आयरिंग। तो आयरिंग सपोर्टेड ब्रैकेट थ्योरी या सिंबलिस्ट थ्योरी। लास्ट थ्योरी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रियलिस्ट थ्योरी और ऑर्गेनिक थ्योरी। तो ये रियलिस्ट थ्योरी का एक डिफरेंट कंसेप्ट है। अब रियलिस्ट थ्योरी एक अलग बात कहता है, तो वो ये कहता है कि कॉरपोरेशन in its real sense is different entity having its own right and duties। तो इसका ये कहना है कि कॉरपोरेशन एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट एंटिटी है जिसकी अपनी राइट्स और ड्यूटीज है। एंड जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग एक कंपनी इज आल्सो एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज इन रियल। तो इसका कहना है कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाया नहीं गया है, लॉ ने कंपनी को एग्जिस्टेंस में नहीं लाया है। कंपनी ऑलरेडी एक ऑर्गेनिज्म है जो इन रियलिटी एग्जिस्ट करता है। लॉ की वजह से कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये इन रियलिटी में एक ऑर्गेनिज्म है विच एग्जिस्ट। एंड कॉर्पोरेशन इन इट्स रियल सेंस इज अ डिफरेंट एंटिटी हैविंग इट्स ओन राइट्स एंड ड्यूटीज। एंड ये कहा कि लॉ सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज करता है एंड लॉ इसको क्रिएट नहीं करता है। लॉ डज नॉट क्रिएट इट, लॉ ओनली रिकॉग्नाइज दिस। एंड कॉर्पोरेशन इज अ सोशल ऑर्गेनिज्म व्हिच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर ये कहना है कि कॉर्पोरेशन किसी भी तरह से ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट नहीं है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग एक सोशल ऑर्गेनिज्म है which is already there in existence, वैसे ही कॉर्पोरेशन भी एग्जिस्टेंस में है लाइक एन ऑर्गेनिज्म। ये एक सोशल ऑर्गेनिज्म है, ये ऑलरेडी है। लॉ का या स्टेट का काम है सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज करना एज एन एंटिटी, ये इसको क्रिएट नहीं करता है। लॉ इसको क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है। और इसके सपोर्टर थे गर्क एंड मेटलैंड। तो मेटलैंड एंड गर्क ने सपोर्ट किया था। ये हो गया कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का अलोंग अंडर द टॉपिक लीगल पर्सनालिटी। तो लीगल पर्सनालिटी में हमने बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए कि लीगल पर्सनालिटी क्या होता है, डिफरेंट सिचुएशंस में लीगल पर्सनालिटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमने कॉर्पोरेट पर्सनालिटी डिस्कस की है। तो ये हो गया लीगल पर्सनालिटी खत्म। नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विथ लायबिलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज लायबिलिटी। सो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट of being legally obliged or accountable to another। तो यहाँ पर आप क्या होते हो? आप accountable होते हो दूसरे के तरफ। You are legally obliged या accountable to another person। Definition देखते हैं। Law vests legal rights in an individual and imposes duty on another individual। तो ये ध्यान में रखना है कि एक लीगल राइट होता है एक पर्सन पे और दूसरे पे ड्यूटी होती है, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था। If such legal right is infringed by means of disrespecting duty, then wrong is committed। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले एक लीगल राइट होता है। लीगल राइट का अगर इंफ्रिंजमेंट हुआ, क्यों? क्योंकि ड्यूटी नहीं परफॉर्म की, किसी ने अपनी लीगल ड्यूटी नहीं परफॉर्म की, तब वहां पर क्या बनती है? तब वहां पर आप लायबल होते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक रॉन्ग कमिट किया है। क्यों किया है? किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है आपके अपने ड्यूटी को डिसरेस्पेक्ट करने से। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए पर्सन का राइट है कि मेरे लैंड पे कोई ट्रेसपास ना करे, बी का ड्यूटी है कि बिना परमिशन वो इसके लैंड पे ट्रेसपास ना करे। बी स्टिल एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर उसने अपना जो ड्यूटी था कि मेरे को दैट आई शुड नॉट एंटर द लैंड ऑफ बी ए विदाउट परमिशन, उसने अपना ड्यूटी नहीं परफॉर्म किया एंड इसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ। सो इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में एक रॉन्ग कमिट हुआ और यहाँ पर बनती है लाइबिलिटी। सो इफ देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ लाइबिलिटी। सो इन दैट सिचुएशन लाइबिलिटी अराइज होती है। ठीक है, ये था लाइबिलिटी का एक बेसिक सा कंसेप्ट। अब हम डेफिनेशन देखते हैं डिफरेंट जूरिस्ट का। सो विल स्टार्ट विद सैलमन फर्स्ट। तो सैलमन का कहना है कि लाइबिलिटी इज अ बॉन्ड ऑफ लीगल नेसेसिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन रॉन्ग डूअर एंड द रेमेडी ऑफ रॉन्ग। सो लाइबिलिटी क्या होता है? एक बॉन्ड है। लाइबिलिटी इज अ बॉन्ड ऑफ लीगल नेसेसिटी। क्यों? क्योंकि लॉ को जरूरत है, क्योंकि किसी का लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, इसलिए लाइबिलिटी आ रही है। इसलिए इट इज अ बॉन्ड ऑफ लीगल नेसेसिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन रॉन्ग डूअर। कोई रॉन्ग डूअर है जिसने रॉन्ग कमिट किया या जिसने अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म की, जिसकी जो लीगल ड्यूटी थी वो परफॉर्म नहीं की है, एंड द रेमेडी ऑफ रॉन्ग। तो अगर इस
ड्यूटी को नहीं परफॉर्म करने की वजह से किसी के साथ गलत हुआ है, कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, तो इस रॉन्ग को रेमेडी करने के लिए जो मेरा बनता है, जो भी मेरे को परफॉर्म करना है, दैट इज द लाइबिलिटी, दैट इज माय लाइबिलिटी बिकॉज आई हैव टू रेमेडी दिस रॉन्ग। तो ये सैलमन का कहना है। मार्क बाई का डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड लाइबिलिटी इज यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन। सो वर्ड लाइबिलिटी किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ अ पर्सन हु हैज अ ड्यूटी टू परफॉर्म, वेदर दैट ड्यूटी इज प्राइमरी और सेकेंडरी वन और सैंक्शनिंग वन। तो मार्कबाई का कहना है कि वर्ड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी ड्यूटी जो सामने वाले पर्सन को परफॉर्म करनी है, एक ऐसी ड्यूटी जो सामने वाले पर्सन को परफॉर्म करनी है। अब ये ड्यूटी क्या हो सकती है? ये ड्यूटी प्राइमरी भी हो सकती है, ये सेकेंडरी भी हो सकती है, और ये सैंक्शनिंग ड्यूटी भी हो सकती है। तो ये 3 तरह की ड्यूटीज हो सकती है। नेक्स्ट हम ऑस्टिन का देखते हैं। तो ऑस्टिन ने इम्प्यूटेबिलिटी टर्म को यूज किया था इंस्टेड ऑफ लाइबिलिटी। ऑस्टिन ने कहा था कि हम लाइबिलिटी की जगह इम्प्यूटेबिलिटी यूज करते हैं, और यहाँ पे कहा था कि दोज कंडीशंस, फॉरबियरेंसेस या कमीशंस और एक्ट्स together with such or their consequences as it was the purpose of duties to avert are important to the person who have forborne, omitted or acted। तो यहाँ पर ये कहा कि ऐसे कंडीशन, फॉरबियरेंसेस, कमीशन या एक्ट जो कि करना था बट वो नहीं किया, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है उसको हम बोलते हैं कि वो कॉन्सिक्वेंस, आपने कोई भी, सपोज आपको लैंड पे एंटर नहीं करना था एक, बट यू स्टिल एंटर्ड, तो सम एक्ट वाज नीडेड टू बी डन ऑन योर पार्ट, कि यहाँ पे ओमिशन होना था कि आपको नहीं करना था, यू शुड हैव फॉरबॉर्न, फॉरबियरेंस था कि आपको ये एक्ट नहीं करना था, बट यू स्टिल डिड इट, तो जिसके वजह से रॉन्ग कमिट हुआ। तो इस एक्ट का जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा, इस एक्ट का जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा वो इम्प्यूट होगा आप पर एज योर लाइबिलिटी, एज योर लाइबिलिटी। ये ऑस्टिन का कहना था, और ऑस्टिन ने ज्यादा एम्फेसिस दिया था इम्प्यूटेबिलिटी पे इंस्टेड ऑफ लाइबिलिटी। सो ये है कुछ डेफिनेशन जो जूरिस ने दी। अब हम थ्योरीज देखते हैं कि डिफरेंट थ्योरी क्या कहती है लाइबिलिटी की। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है लाइबिलिटी का। ये आप, अगर आपने क्रिमिनल लॉ पढ़ा है, डे टू डे जो हम अपने लीगल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आप उसको लिंक कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो पहला थ्योरी है रेमेडियल लाइबिलिटी। तो ये एक लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है। कौन सी? उबी जस इबी रेमेडियम। इसका मतलब होता है व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। मतलब अगर कोई राइट है तो वहां पर साथ साथ एक रेमेडी भी होती है। मेरे पास एक राइट है, तो ये राइट का अगर इंफ्रिंजमेंट होगा तो फिर मैं क्या करूंगी? तो आई हैव अ रेमेडी जो साथ साथ चल रही है इस राइट के, कि इन केस समवन इन्फ्रिंजेस दिस राइट ऑफ माइन, तो मेरे पास एक लीगल रेमेडी भी है। तो ये बेस्ड होता है इस मैक्सिम पे, ubi jus ibi remedium। The purpose is to remedy any wrong of violation of law by compelling the wrongdoer। तो यहाँ पर पर्पस क्या होता है कि रॉन्ग डूअर ने जो भी रॉन्ग कमिट किया है, हम द रेमेडी, हम उसको रेमेडी करें, हम उस रॉन्ग को, उस रॉन्ग की भरपाई करें। सो बेसिकली कोई रॉन्ग कमिट हुआ, एक इंडिविजुअल ने लॉ को फॉलो नहीं किया, उसके वजह से कोई रॉन्ग कमिट हुआ, तो हम उस पर्सन को कंपेल करें कि वो अपने इस रॉन्गफुल एक्ट को रेमेडी करे। तो ये होता है रेमेडियल थ्योरी। एंड यहाँ पर राइट का इन्फोर्समेंट का बात होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज ए ने बी से एक लोन लिया, ए ने बी से 10,000 रुपए लिए। अब ए ने देने से मना कर दिया, तो बी जाएगा कोर्ट, बी जाएगा कोर्ट। अब कोर्ट यहाँ पर ए को कंपेल करेगा कि आप उसे उसके 10,000 रुपए वापस करो। तो यहाँ पर जो राइट है उसको इन्फोर्स किया जाता है। यहाँ पर रेमेडी देने पे वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग रेमेडी अंडर रेमेडियल लाइबिलिटी। रेमेडियल थ्योरी जो होती है उसमें वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग रेमेडी। नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं। पहले एक्सेप्शंस देखते हैं। रेमेडियल थ्योरी के कुछ एक एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो पहला एक्सेप्शंस होता है इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। तो अगर आपका ऑब्लिगेशन इम्परफेक्ट है तो उस सिचुएशन में आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। जैसे टाइम बार्ड डेट्स, ऐसे डेट्स
जो कि लॉ ऑफ लिमिटेशन से बार्ड है, मतलब अगर अब लॉ ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं कि आपको उसको रिपे करने की जरूरत नहीं है, तो उस सिचुएशन में इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन होता है और राइट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट इज इनकेपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जैसे कि लिबेल एंड डिफेमेशन। तो इनकेपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? एक रेमेडी हमारे पास होती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, जहां पर हम राइट को इन्फोर्स करते, कोर्ट बोलता है कि आपने जो प्रॉमिस किया, जैसा किया है आप उसको पूरा करो। बट सपोज मैंने लिबेल कमिट किया, मैंने किसी को डिफेम किया, तो उस सिचुएशन में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लगा सकता क्योंकि एक जो एक्ट हो गया, मैंने एक एक्ट किया डिफेमेशन का या लिबेल का, मैं इसको अंडू नहीं कर सकती, आई कैन नॉट अंडू। मैं उसके लिए अपॉलॉजी कर सकती हूँ, मैं उसके लिए इम्प्रिजनमेंट मेरे को अवार्ड हो सकता है या मेरे ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, पेनाल्टी लगाई जा सकती है, बट ये एक्ट को मैं अंडू नहीं कर सकती हूँ। एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि आई शुड नॉट डिफेम अ पर्सन, ये जो मेरे ऊपर था ड्यूटी कि मेरे ऊपर एक ड्यूटी है कि मैं किसी और पर्सन को डिफेम ना करूं, ये ड्यूटी का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं करवा सकता है। तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन में जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, वहां पर भी रेमेडियल लाइबिलिटी या रेमेडियल थ्योरी वर्क नहीं करती है। एंड लास्ट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बीइंग इनएक्सपीडिएंट, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ये तो हो गया सिचुएशन की ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है। इसमें होता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल है बट प्रैक्टिकल नहीं है, इनएक्सपीडिएंट है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज ए ने प्रॉमिस किया बी को कि आई विल मैरी, ठीक है, एंड बाद में ए डिनाइड कि आई विल नॉट मैरी। तो उस सिचुएशन में अगर बी कोर्ट जाता है कि यार मेरे को तो आपने प्रॉमिस किया था शादी करनी है, अब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लगाओ, तो यहाँ पर कोर्ट बोलेगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आई कैन नॉट फोर्स ए टू मैरी यू। तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लगेगा। सो इस सिचुएशन में भी रेमेडियल लाइबिलिटी वर्क नहीं करती है, रेमेडियल थ्योरी वर्क नहीं करती, आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। यहाँ पर इस सिचुएशन में भी रेमेडी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो थ्योरी है दैट इज पीनल लाइबिलिटी की। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मेन पर्पस होता है पनिशमेंट का, हम यहाँ पर पनिश करने पे ध्यान देते, वी फोकस ऑन पनिशिंग द रॉन्गफुल एक्ट डन। और ये बेस्ड होता है मैक्सिम पर एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंसेट रिया। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी एक्ट, एक्टस मतलब कोई भी एक्ट इटसेल्फ आपको गिल्टी नहीं बनाता है। आपको साथ में क्या चाहिए होता है, एक्टस रिया के साथ हमें क्या चाहिए होता है, मेंस रिया, हमें गिल्टी माइंड भी चाहिए होता है एक एक्ट को गिल्टी बनाने के लिए। सो दिस थिंग सेड, ये यहाँ पर क्या, ये मैक्सिम ये कहता है कि एक्ट इज नॉन फैसिट रियम निसी मेन सिट रिया। इट मींस कि एन एक्ट डज नॉट, एक एक्शन, कोई भी एक्शन मेरे पार्ट पे डज नॉट मेक उस एक्ट को गिल्टी जब तक कि गिल्टी माइंड साथ में ना हो। बट कुछ एक केसेस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर गिल्टी माइंड नहीं होता है बट स्टिल लाइबिलिटी बनती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, एक बहुत ही रश का एरिया है, सपोज एक बहुत ही मार्केट लगा हुआ है, ठीक है, रश वाला एरिया है, बहुत एक मार्केट लगा हुआ है और मैं वहां पर जाकर नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रही हूँ, मैं बहुत रैशली ड्राइव कर रही हूँ क्योंकि मेरा सम XYZ इमरजेंसी है, तो मैं वहां पे नेग्लिजेंटली या रैशली बहुत ड्राइव कर रही हूँ। उसकी वजह से एक एक्स पर्सन गॉट इंजर्ड, उसकी वजह से एक एक्स पर्सन इंजर्ड हो गया क्योंकि वो रश वाला एरिया था। तो ऑल्दो यहाँ पर मेरा इंटेंशन नहीं था इस एक्स को इंजर करने का, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि आई विल हार्म दिस पर्सन, बट एक्शन तो हुआ, एक्टस रिया था बट यहाँ पर मेंस रिया नहीं था। तो इस सिचुएशन में भी मेरी लाइबिलिटी बनेगी। तो कुछ एक एक्सेप्शनल सिचुएशन होते हैं जहां पे ऑल्दो मेंस रिया नहीं होता है बट स्टिल एक्टस रिया होता है और वहां पर लाइबिलिटी बनती है, वहां पर यू आर पनिश्ड फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ योर्स। तो ये दो थ्योरी थी विच टॉक्स अबाउट लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी के बारे में बात करती है। अब हम देखते हैं डिफरेंट काइंड्स क्या क्या होते हैं लाइबिलिटी के, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइबिलिटी। सो फर्स्ट इज क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब हमने ये तो पढ़ा है कि व्हाट इज क्रिमिनल लॉ, अब थोड़ा देखते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है। तो ये होता है रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट
सोसाइटी, जैसा हम क्रिमिनल लॉज में देखते हैं हमेशा स्टेट पार्टी बनता है, वहां पर एक पार्टी स्टेट होता है, विक्टिम को हमेशा स्टेट रिप्रेजेंट करता है। तो क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रॉन्ग है जो सोसाइटी के अगेंस्ट कमिट होता है, ये एक ऐसा रॉन्ग है जो सोसाइटी के अगेंस्ट कमिट होता है, इसलिए विक्टिम को हमेशा स्टेट रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है। यहाँ पर जब आपने कोई रॉन्ग कमिट किया, आपने कोई क्रिमिनल एक्ट कमिट किया, तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी, और ये पीनल होता है इन नेचर। यहाँ पे पर्पस क्या होता है? पीनल, जो हमने पीनल लाइबिलिटी में पढ़ा था कि हम पनिश करें, पनिश फॉर दिस रॉन्ग, जो आपने रॉन्ग कमिट किया है उसके लिए हम आपको पनिश करेंगे इन नेचर। और यहाँ पे पर्पस है इसका पनिशमेंट, जो मैंने डिस्कस किया। तो पहला काइंड है क्रिमिनल लाइबिलिटी का। नेक्स्ट इज सिविल लाइबिलिटी। अब सिविल लाइबिलिटी क्यों लगती है? तो सिविल लाइबिलिटी इसलिए लगती है जब आप इन्फ्रिंज करते हो कोई सिविल राइट इंडिविजुअल का, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट्स। किसी भी इंडिविजुअल का आपने अगर सिविल राइट इन्फ्रिंज किया है तो उस सिचुएशन में आप पे सिविल लाइबिलिटी बनेगी, और ये आप पे सिविल प्रोसीडिंग्स चलती है, और ये रेमेडियल भी होता है और पीनल भी होता है। कैसे होता है रेमेडियल और पीनल? मुझे एक पॉइंट बताओ आप, कि सिविल रॉन्ग हुआ है तो सिचुएशन में हम डैमेजेस अवॉर्ड करते हैं। हम किन सिचुएशन में सिविल इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड कर सकते हैं? मुझे ये पॉइंट बताओ कि क्या सिविल लाइबिलिटी में जो ये लिख रहा है कि पीनल भी होता है, तो हम किसी सिचुएशन में सिविल रॉन्ग में, जहां पे सिविल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, हम सिविल इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड करते हैं क्या? अगर करते हैं तो किस सिचुएशन में करते हैं? सो हमें ये तो पता है कि हम डैमेजेस देते हैं। अब सिविल इम्प्रिजनमेंट का आप मुझे बताओगे, तब आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर कि कहाँ करते हैं, किस सेक्शन में लगता है, वेदर लगता है कि नहीं, ये भी मैं आपको तभी बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बट आप ये जान लो पहले, जो इंपॉर्टेंट है, कि रेमेडी और पीनल दोनों नेचर होता है इसका। इसमें हम डैमेजेस भी देते हैं, हम आप पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी लगाते हैं, और हम आप पे पेनाल्टी भी लगाते हैं। अब सिविल इम्प्रिजनमेंट का आप बताओगे, ठीक है। पर्पस यहाँ पर क्या होता है? इन्फोर्समेंट ऑफ सम राइट। तो यहाँ पर मेरा पर्पस ये है सिविल लाइबिलिटी में, यहाँ पर रेमेडियल या पीनल नेचर का या फिर सिविल प्रोसीडिंग का जो भी पर्पस होता है वो होता है कि हम जो राइट्स है उसको इन्फोर्स करें। यहाँ पर राइट इन्फोर्समेंट का मेन पर्पस होता है, जैसे कि डेट्स को रिकवर या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमने बोला है। ये एक एग्जांपल हो गया इसका, कि किसी ने डेट नहीं पे बैक किया तो मैं उस समय उसको बोलूंगी कि आप मेरा डेट पे बैक करो, आई विल गो टू कोर्ट, कोर्ट विल एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर रेमेडियल राइट्स होती है। एंड पीनल आप बताओ। नेक्स्ट जो काइंड है दैट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये हमने पढ़ा है टॉर्ट्स में। मैंने बोला ना, थोड़ा सा ये लाइबिलिटी का कंसेप्ट आपके लॉज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो आपको बहुत ज्यादा इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको लॉज अपने माइंड में क्लियर है कि लॉज किस तरह के होते हैं, वहां पे कौन से लॉज में हमने क्या पढ़ा है, तो आपका ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। लाइबिलिटी इज अ वेरी इजी टॉपिक, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, बट क्वेश्चन स्टिल आते हैं यहाँ से। तो हमें थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, डिफरेंट थ्योरीज क्या क्या है, क्या क्या लगता है। So let's start with absolute liability. तो absolute liability में person is held responsible irrespective of existence of mens rea। तो ये हमने पढ़ा था एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कंसेप्ट, जिसका एक्सेप्शंस कुछ होते थे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के 5 एक्सेप्शंस हैं, इन 5 एक्सेप्शंस पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगी। बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में, अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। ओनली थिंग इज कि मैंने अपने लैंड पे या अपने प्रेमाइसेस पे कोई डेंजरस चीज रखी है, एंड दैट डेंजरस थिंग एस्केप्ड आउट ऑफ माय कंट्रोल। अब उसके वजह से किसी एक्स पर्सन को कोई भी लॉस हुआ हो, अब ये जो एस्केप हुआ है, ठीक है, ये एस्केप किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से हुआ हो, वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनेगी, चाहे किसी भी वजह से ये एस्केप हुआ हो और सामने वाले ने नुकसान सहा हो। तो यहाँ पर मेरी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनती है। ये टॉर्ट्स का कंसेप्ट है, दिस इज एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी। ये लास्ट काइंड है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ फॉर लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी अगेन, कि मेरे wrongful act के लिए someone else will be responsible। सपोज
ए ने अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ गड़बड़ किया, तो बी जो कि उसका प्रिंसिपल है या मास्टर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्ट ऑफ ए जो उसने अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया। तो यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन फॉर द एक्ट ऑफ अनदर। एक पर्सन की लाइबिलिटी बनी फॉर द एक्ट ऑफ अनदर, जैसे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप या प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। तो ये हो गया लाइबिलिटी का कंसेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप चाहते हो कि मैं इसके अलावा भी कोई और पॉइंट्स डिस्कस करूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो जहां पर आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो ये तो हो गया जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया राइट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्लास टू टुडेज क्लास। एंड अगर आपको अपना प्रिपरेशन चेक करना है तो यू कैन अपीयर फॉर आवर मॉक टेस्ट सीरीज, यू कैन परचेज आवर मॉक टेस्ट सीरीज विच इज एग्जाम स्पेसिफिक, दैट इज क्लैट पीजी का एग्जाम के लिए आपको मिल जाएगा, आईलेट पीजी के लिए, बीएचयू एलएलएम के लिए, डीयू एलएलएम एंड आईएलआई एलएलएम के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हर बार बोलती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यूट्यूब के सर्च बार में जाना है और लीगल एज आफ्टर कॉलेज को सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें मोटिवेट करना है कि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।